जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं गौतम कुमार एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम लोग पिछला क्लास में पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, और यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट तक पढ़ लिए थे, ठीक ना। आज नेपोलियन बोनापार्ट से आगे हम लोग का पढ़ना था। ऐसे कहानी हम लोग का इंटरेस्टिंग चल रहा था और 2 लेक्चर हो गया है। आज जो होगा वो तीसरा लेक्चर होगा, ठीक ना। तो आज भी जो लेक्चर होगा वहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करता है, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और हो सके तो अपना दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को बताइएगा, ठीक ना दोस्त, बताइएगा। और अगर मान लीजिए किस चैनल पर नए आए हैं तो पहले 2 वीडियो अपलोड का हो चुका है, वो वाला जाके आप देख लीजिए, उसके बाद थर्ड वाला देखिएगा तो थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जिसे देखिएगा नेपोलियन नेपोलियन देखिए, आप लोग के हम बताए थे कि जो नेपोलियन जो था ना, नेपोलियन शुरू में सेना में भर्ती लिया था। कुछ में लिया था, सेना में। शुरू में जो नेपोलियन भर्ती लिया था वो सेना में लिया था, लेकिन सेना में वो जब बहुत अच्छा काम किया था तो जनता वहाँ की जो था, फ्रांस की जनता, वो सोचा कि नेपोलियन बोनापार्ट को राजा बना देते हैं, ताकि जब सेना में इतना अच्छा काम कर रहा है तो राजा में भी अच्छा काम करेगा, ठीक ना। तो शुरू में ही सेना था, लेकिन अच्छा काम देखते अनुसार इसको वहाँ के राजा बना दिया गया। फ्रांस के क्या बन गया, ये राजा बन गया। तो फ्रांस को जो ये गद्दी पर बैठा था, ये 1800, आपको बताए थे कि 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। लेकिन ऐसे पूरा इसका कार्यकाल जो था 1799 से 1815 तक था। 1799 से 1815 तक था, लेकिन 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। ये फ्रांस की गद्दी पर क्या किया था, बैठा था। ये फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, ठीक ना। उसके बाद में जैसी गद्दी पर बैठा था तो एगो कोड लाया था जिसका नाम रखा था नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता, उसका नाम था नेपोलियन संहिता। उस कोड का जो नाम था वो नेपोलियन संहिता नाम था। उसके बाद में नेपोलियन संहिता कोड लाया था। उसके बाद में 1806 में इसने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। इसने जर्मनी में जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना किया था। ये सब कौन किया था, ये सब नेपोलियन बोनापार्ट किया था, ठीक ना। 1806 में जर्मन राय राज्य का संघ का स्थापना किया था। उसके बाद हम बताए थे कि नेपोलियन के अन्य यानी दूसरा देशों के जगह से इनको इनवाइट करा जा रहा था कि आप हमारे देश में आइए और हमारे देश में जो राजा को जो शासन है उसको से हम लोग को क्या कीजिए, छुटकारा दिलाइए। यानी कहीं ना कहीं हर देश में नेपोलियन को बुलाया जा रहा था, हर देश से, ठीक ना। तो जब नेपोलियन हर देश में जाके भ्रमण किया और बहुत सारा देश को स्वतंत्र भी किया था, जो राजा के अधीन था उसको से स्वतंत्र भी किया था, ठीक ना। तो उसके बाद में इसने जर्मनी में तो जर्मन राय राज्य का निर्माण किया था, और ये जर्मन राय राज्य संघ जो था ये राष्ट्रवाद, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का प्रयास किया था। उसके बाद में इटली में किया था सिसिले प्राइम, ट्रांसपेडियम, यानी बहुत नेपोलियन जो था बहुत काम किया था। लेकिन क्या हुआ था ना कि 1814-15 में आपको बताए थे कि वाटरलू का युद्ध हुआ था। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। क्या हुआ था कि वाटरलू का युद्ध हुआ था। आज इस युद्ध में नेपोलियन जो था बेचारा, वो नेपोलियन हार गया था, क्योंकि नेपोलियन को हराने के लिए 4 गो देश मिलकर इसको हराया था। नेपोलियन अकेले था और 4 गो अन्य देश था जो मिलकर इसके बीच युद्ध किया था। तो नेपोलियन के हराने के लिए 2 गो गिल्ड था। एगो था नेपोलियन, एगो खुद था, एगो नेपोलियन जो था वो तो खुद था नेपोलियन, और उसके बाद में फिर आपको बताए थे कि रूस था, रूस, प्रासा था, ऑस्ट्रिया था। अब प्लस में एगो कौन था, ऑस्ट्रिया हो गया, रूस, प्रासा, ऑस्ट्रिया, एगो इंग्लैंड था जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, ब्रिटेन। इस सब मिलके नेपोलियन के वाटरलू के युद्ध में क्या किया था, हरा दिया था। और नेपोलियन जब हार गया था तो इसके बाद में फिर संधि किया था, जिसे हम लोग बताए थे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एगो सम्मेलन बुलाया गया था, वियना में, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस वियना सम्मेलन जो हुआ था ये 1815 में हुआ था, ठीक ना। वियना सम्मेलन में हम बताए थे कि वियना सम्मेलन में इटली और जर्मनी को बहुत सारा भाग में तोड़ दिया था।
जिसे हम बताए थे कि इटली के भी बहुत सारा भाग में तोड़ दिया था। हम बताए थे कि जैसे देखिएगा सिसिली बताए थे, सिसिली, नेपल्स बताए थे, परमा, मोडेना, टस्कनी, ये सब जितना जो भाग था नहीं हम पीछे पढ़ा चुके हैं। अभी थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे ताकि हम लोग थोड़ा सा लय में बन जाए, तब आगे वाला कहानी हम लोग का सुनने में मजा आएगा, ठीक ना। तो ये सब बात हम पीछे पढ़ा चुके हैं। तो 1815 में वीना सम्मेलन हुआ था। इस वीना सम्मेलन के तहत इटली तथा जर्मनी को बहुत भाग में तोड़ दिया। इटली तथा जर्मनी के क्या बहुते भाग में तोड़ दिया। उसके बाद में 1800 क्या किया कि वीना सम्मेलन के बाद एगो सेंट हेलेना एगो द्वीप है, सेंट हेलेना एगो द्वीप है। इस सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट को भेज दिया था, जिसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट को 1821 में जो था ना, 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हो गया था। 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। जब नेपोलियन बोनापार्ट के जब मृत्यु हुआ था तो ऑस्ट्रिया के जो राजा था जिसका नाम था मेटरनिक, उसने पुनः बुलाया था, बुर्बो वंश के लाया था, ठीक ना। नेपोलियन बोनापार्ट बुर्बो वंश से नहीं था, लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट का शासन का जब अंत हुआ तो उसके बाद में लाया था बुर्बो वंश। अब पुनः देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट से पहले भी फ्रांस में बुर्बो वंश चल रहा था, लेकिन बुर्बो वंश जो था ना निरंकुश शासक था। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट जब आया था तो ये थोड़ा सा निरंकुश नहीं था, थोड़ा काम उम करता था, ठीक ना। ये निरंकुश नहीं था, बहुत अच्छा काम किया था, ठीक ना, बहुत देश में काम किया था। इसीलिए इसके बाद में जब वीना सम्मेलन जब होता है तो इसके बाद में फिर बुलाया गया था, एगो बुर्बो वंश का ही राजा था, बुर्बो वंश का, यानी पुनः अगर कहेगा कि वीना सम्मेलन के बाद कौन सा वंश का फ्रांस में स्थापना, कौन सा वंश का पुनः हुआ, तो आप लोग बोलिएगा कि वीना सम्मेलन के बाद भी बुर्बो वंश फ्रांस में आया था। कौन आया था? बुर्बो वंश। आई बुर्बो वंश के जो राजा अबरी बना था उसका नाम था लुई 18वां नाम था। क्या नाम था? लुई 18वां। आपको बताए थे कि लुई 16वां का बेटा था लुई 17वां, जो राजा बनने से इनकार कर दिया था। तो उसके बाद में आया था लुई 18वां। और लुई 18वां देखिएगा कि फ्रांस के जो राजा बना था, यानी 1815 में कहिएगा, 1815 में कि फ्रांस का जो राजा बना वो राजा बना लुई 18वां। लुई 18वां जो है वो फ्रांस का क्या बना? राजा बना। और इसने जब राजा बना तो ये जानता था कि फ्रांस में अगर आंदोलन हो रहा है, इससे पहले जो आंदोलन हुआ था उसका मेन रीजन था कि जो राजा जो था उसमें खाली अपने बारे में सोचता था और जनता के बारे में कुछ नहीं सोचता था। इसलिए जैसे ही जब राजा बना वहाँ तो सबसे पहले इसने क्या किया ना कि वो संवैधानिक घोषणा पत्र लाया, यानी 2 जून 1814 के इसने वो संवैधानिक घोषणा पत्र बनाया था। 1814 की इसने संवैधानिक घोषणा पत्र बनाया, संवैधानिक घोषणा पत्र बनाया, संवैधानिक घोषणा पत्र बनाया। और इस संवैधानिक घोषणा पत्र में कुछ जो बात लिखा हुआ था वो जनता के पक्ष में था और कुछ बात लिखा हुआ था जो मेटरनी के पक्ष में था। क्योंकि देखिए, मेटरनी के सहयोग से बना है लुई 18वां। अगर मेटरनी के भी बात कोई नहीं मानेगा तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि मेटरनी किसको राजा से क्या कर देगा? हटा देगा। इसलिए मेटरनी को भी बात को इसको लेके चलना पड़ रहा था। इसलिए एगो संवैधानिक घोषणा पत्र लाया था 1814 में। और उसके बाद में इसमें कुछ बात जनता के पक्ष में था और कुछ बात जनता के विरोध में भी था, ठीक ना। यानी दोनों को मिलाकर, दोनों को बैलेंस करके चलने का प्रयास किया था। कौन? लुई 18वां किया था, ठीक ना। और इसने एगो प्रधानमंत्री का नियुक्ति किया था। जो आपको से पूछता है उस प्रधानमंत्री का नाम था पोलेगनेक। पोलेगनेक एगो प्रधानमंत्री था जिसको नियुक्ति किया था। पोलेगनेक जो था वो प्रतिक्रियावादी था, यानी किसी भी काम का विरोध करने वाला था। आप कोई भी काम कीजिएगा, आप समाज में बदलाव लाना चाहिएगा तो उसका ही विरोध करता था पोलेगनेक, ठीक ना। तो देखिएगा कि आगे चल के पोलेगनेक कुछ काम ऐसा करेगा जिसके कारण क्रांति फ्रांस में होगा, ठीक ना। तो पोलेगनेक को क्या किया था? प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था। तो आपको से बोलेगा कि लुई 18वां जो था किसको प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था? पीएम। तब पोलेगनेक को किया था। किसको किया था? पोलेगनेक को किया था। बुर्बो वंश के राजा जो लुई 18वां था काम मिला जुला के सही कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि अचानक इसको 1824 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अचानक इसको मृत्यु हो गया 1824 में। अचानक जब इसको 1824 में मृत्यु हो गया तो उसके बाद कोई तो राजा बनेगा ना। तो जैसे ही 1824 में नेपोलियन बोनापार्ट के बाद जब लुई 18वां आया तो लुई 18वां के अचानक मृत्यु हो गया। जब अचानक मृत्यु हो गया तो इसके बाद में देखो और राजा आया
जिसका नाम था चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम जो था वो बुर्बो वंश से ही था, लेकिन जिसका चचेरा भाई था, कोई था इसका चचेरा भाई था, इसका अपन भाई नहीं था। जैसे लुई 18वां बना है तो लुई 18वां अपना ही सब है, लेकिन चार्ल्स दसम जो आया, चार्ल्स दसम वो जो था चचेरा भाई था, ठीक ना, लेकिन था बुर्बो ही वंश से, क्योंकि बुर्बो वंश से ही बना था, ठीक ना। तो आपको अगर नेपोलियन इसके बारे में अगर पूछेगा बोना आती लुई 18वां के बारे में, तो बुर्बो वंश से था लुई 18वां। लुई 18वां कौन वंश से था? लुई 18वां बुर्बो वंश से था। इसने 1814 में संवैधानिक घोषणा पत्र लाया। इसने पोलेगने को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। उसके बाद 1824 में क्या हुआ था, इसको मृत्यु हो गया था। उसके बाद में एक वहाँ पर राजा बना जिसका नाम था चार्ल्स दसम था, चार्ल्स दसम। देखिएगा इसी के समय फ्रांस में क्रांति होगा। चार्ल्स दसम कौन था? चार्ल्स दसम था। देखिएगा चार्ल्स दसम, देखिएगा आप लोग भी कोशिश कीजिए ना कि इसे मैपिंग के तौर पर थोड़ा सा ज़्यादा रिवाइज करने का सही तरीका है, ठीक ना। यानी कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे याद कीजिएगा। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा मैपिंग के तौर पर पढ़े, क्योंकि देखिए सब कोई तो पढ़ावे करता है वैसे लिख लिख के पूरा लाइनिंग में लाइनिंग, लेकिन थोड़ा सा मैपिंग के तौर पर पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग जो है ना, सोचने का जो नज़रिया है वो आपको चेंजिंग हो जाएगा। आप थोड़ा सा ज़्यादा दूर तक सोचिएगा और कम समय में ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा। क्योंकि देखिए हम लोग के 10वां में जब पढ़ रहे हैं, मैट्रिक की एग्जाम देना है, तो यही एगो चीज़ ना पढ़ना है हमने के 8 को चैप्टर तो खाली इतिहास में पढ़ना है, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना है, उसके बाद पोल साइंस पढ़ना है, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो हम लोग का ज़्यादा है। एक समय ऐसा आएगा कि जब हम पूरा पढ़ा देंगे, पोल साइंस खत्म कर देंगे, इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे, ज्योग्राफी खत्म कर देंगे, हिस्ट्री खत्म कर देंगे, उसी प्रकार से आपको मैथ वाला सर मैथ खत्म कर देंगे, हिंदी वाला जो सर है हिंदी खत्म कर देंगे, तो आपको पास बहुत सारा हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखिएगा, उस सबके तो ऐसे नहीं रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ही जो जिसका रिवाइज करने में सक्षम है मैपिंग के तौर पर, तो इसको रिवाइज कीजिएगा, इतिहास को आप लोग रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा कि 1824 में जैसी मृत्यु हो गया, किसको जैसी मृत्यु हो गया लुई 18वां को, तो फ्रांस का जो राजा बना वो बना चार्ल्स दसम। कौन बना? चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम जो था ना, ये एगो निरंकुश राजा था। कैसा राजा था? निरंकुश। निरंकुश मतलब होता ना है निरंकुश, यानी इस पर यानी जो बात बोलता था ना वही सत्य था। कहे निरंकुश मतलब होता ना कि जो हम बोले वही सही है, बाकी एकरा में आप दिमाग में ज़्यादा लड़ावे की जरूरत जनता के नहीं है, ठीक ना। तो चार्ल्स दसम जो था वो निरंकुश था, बोलता था कि जो हम बोले हैं वही सही है, आप लोग ज़्यादा दिमाग ना लड़ाइए ना, आप लोग ज़्यादा दिमाग लड़ाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसा ही बोलता था, चार्ल्स दसम बोलता था, ठीक ना। लेकिन इससे पहले जो लुई 18वां था ऐसा तो नहीं था, इससे तो ठीक है था ना, लेकिन इसको क्या हो गया है, मृत्यु हो गया। तो चार्ल्स दसम पूछेगा कि चार्ल्स दसम कैसा शासक था, तो आप लोग बोलिएगा कि निरंकुश शासक था। कैसा था? निरंकुश। उसके बाद चार्ल्स दसम क्या किया ना कि देखिएगा लुई 18वां के समय जो प्रधानमंत्री था उसी को नियुक्ति किया, पोलेगनेक। पोलेगनेक। लेकिन आपको हम बताए थे कि पोलेगनेक जो है प्रतिक्रियावादी है। कैसा है? प्रतिक्रियावादी है, प्रतिक्रियावादी है। जो आपको दिखाई दे रहा है चार्ल्स दसम, वो कैसा है? प्रतिक्रियावादी है। यानी ये जो था प्रतिक्रियावादी शासक था। कौन? चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम एक प्रतिक्रियावादी शासक था और निरंकुश भी था। कैसा था? निरंकुश भी था। देखिएगा ये जो चार्ल्स दसम है, इसके समय फ्रांस में कोई ज़्यादा चेंजिंग हुआ नहीं था, ठीक ना, क्योंकि चेंजिंग करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। क्या किया? कोई प्रयास ही नहीं किया, जिसके कारण इसके शासनकाल में गृह युद्ध आरंभ हो गया। क्या हो गया? गृह युद्ध आरंभ हो गया। 1830 में क्या हुआ कि फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया, क्योंकि इसका जो कार्यकाल है, आपको जो चार्ल्स दसम का जो कार्यकाल आपको है, चार्ल्स दसम का जो कार्यकाल 1824 से 1830 तक है। 1824 से कहाँ तक है? 1830 तक है। इसका जो कार्यकाल है, यानी लुई 18वां का जो कार्यकाल है, ये आपको 1815 से 1824 तक है, इसका लुई 18वां का, ठीक ना। तो जो चार्ल्स दसम जो था, चार्ल्स दसम के समय 1830 में गृह युद्ध आरंभ हो गया। क्या हो गया? गृह युद्ध मतलब होता है कि घरे में लड़ना, यानी फ्रांस के लोग अपना ही में लड़ रहे थे, ठीक ना, क्योंकि इसके समय थोड़ा सा दिक्कत होता खाने उने के, तो अपना ही में सब लड़ रहे थे। इसके समय क्या हुआ ना कि पोलेगनेक जो था, पोलेगनेक जो लुई 18वां द्वारा जो संवैधानिक घोषणा पत्र जो जारी किया गया था, इसमें कुछ चेंजिंग करने का प्रयास किया, यानी कुछ सुधार करने का कौन किया? प्रयास, यानी सुधार करने का प्रयास किया। देखिए सुधार करने का जो प्रयास किया था वो पोलेगनेक किया था। क्या किया था? सुधार करने का प्रयास किया, यानी संवैधानिक घोषणा पत्र में कुछ सुधारने का प्रयास किया। कौन किया? कुछ सुधारने का प्रयास किया? पोलेगनेक।
जब सुधारने का प्रयास किया तो सुधारना के लिए तो सुधार भी किया, लेकिन 4 गो आपत्तिजनक कानून लाया जो जनता के पक्ष में नहीं था, यानी जनता के विरोधी बात था। जैसे ये कानून 4 गो आपत्तिजनक में कानून लाया जो प्रतिनिधि सभा था, यानी जो सब कोई जाके ओकरा में भाग लेता था, प्रतिनिधि सभा का ही भंग कर दिया। प्रतिनिधि सभा का क्या कर दिया? भंग कर दिया। कहा कि सभा हुआ कोई के कुछ ना होगा, जो हम बोलेंगे, जो राजा साहब बोलेंगे वही सही है। उसके बाद में जो वहाँ की प्रेस जो था, अब मीडिया जिसको बोलते हैं, प्रेस पर भी प्रतिबंधित कर दिया। प्रेस पर क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। अब बताइए, अगर प्रेस पर प्रतिबंधित हो गया तो सच्चाई बात कौन दिखाएगा? सच्चाई बात प्रेसे वाला दिखाता ना है। तो प्रेस पर भी क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। यानी प्रेस पर भी क्या किया? प्रतिबंधित कर दिया। कौन? प्लेग्निक। तीसरा क्या किया कि वहाँ के जो बड़ा बड़ा लोग था, बड़ा बड़ा कहे के सेंस है कि अमीर लोग जो था, अमीर लोग को वोट देने का अधिकार दे दिया, और गरीब को वोट देने का अधिकार नहीं दिया, खाली अमीर को वोट देने का अधिकार दिया। इस सब काम के किया है। तो 4 गो जो आपत्तिजनक कानून लाया, ओकरा में पहला जो था कि अमीर लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। अमीर लोगों का क्या दिया? वोट देने का अधिकार दिया। दूसरा में क्या किया? दूसरा में कि प्रेस को क्या कर दिया? प्रेस पर प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंधित, प्रेस पर क्या कर दिया? प्रतिबंधित। कहा कि प्रेस व्रेस से कोई बात ना होगा, जो हम बोलेंगे वही सही है। प्रेस पर क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। तीसरा आपको बताएं कि प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। प्रतिनिधि सभा, जहाँ जाके सब लोग भाग लेते थे, प्रतिनिधि सभा को क्या कर दिया? भंग कर दिया। जब ये सब कारनामा हुआ ना फ्रांस में जब ये सब कारनामा हुआ तो वहाँ के जनता का किया? सह नहीं सका, क्योंकि जानते हैं जब इसने प्रेस का प्रतिबंधित कर दिया, प्रतिनिधि सभा का भंग कर दिया, अमीर लोग को वोट देने का अधिकार दिया, तो अब वहाँ के जनता सोचा कि जब सब अधिकार अमीर लोग के है तो जनता तो दिक्कत हो गया ना। जनता सोचा कि तो हम लोग के लिए तो कोई काम ही ना होगा, क्योंकि उस अमीर लोग का वोट देने का अधिकार है। अमीर लोग राजे के चुनेगा और राजे के चुन के बना देगा कोची, वहाँ के राजा बना देगा, तो हम लोग का तो कोई वैल्यू रहबे नहीं करेगा। जिसके कारण 1830 में वहाँ की जनता एगो क्रांति किया, जिसे हम जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो आपको से पूछता है यहाँ कि जुलाई 1830 की क्रांति का या कारणों का वर्णन करें। जुलाई 1830 की क्रांति का वर्णन करें, ठीक ना। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि जुलाई 1830 की क्रांति करीब करीब हर खवा पूछता है। अभी जुलाई 1800 शायद लगता है कि 48 के कारणों पूछ लेता, ठीक ना, कि कारणों का मतलब वर्णन कीजिए, ठीक ना। तो अभी देखिएगा कि चार्ल्स दशम के समय जुलाई 1830 की क्रांति का घटना घटा है, ठीक ना। क्या घटना? तो ध्यान से सुनिएगा। कहा कि जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं, या जुलाई 1830 की क्रांति का वर्णन करें, या जुलाई 1830 की क्रांतियों कारणों का वर्णन करें, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा कि जुलाई 1830 के क्रांति के समय, या ऐसे लिखिएगा कि लुई 18वां के बाद फ्रांस का राजा चार्ल्स दशम बना। लुई 18वां के बाद फ्रांस का राजा चार्ल्स दशम बना, जो एक निरंकुश तथा प्रतिक्रियावादी था, ठीक ना। और इसने प्रतिक्रियावादी पोलेगने को प्रधानमंत्री बनाया। प्रतिक्रियावादी पोलेगने को क्या बनाया? फ्रांस के जो राजा था, प्रतिक्रियावादी पोलेगने को प्रधानमंत्री बनाया। पोलेगने को क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। पोलेगनेक ने लुई 18वां द्वारा जारी घोषणा पत्र में कुछ सुधार करने का प्रयास किया। कुछ सुधारने का प्रयास किया और 4 आपत्तिजनक कानून लाया। 4 आपत्तिजनक कानून लाया जो फ्रांस की जनता को गला घोटने लायक थे। ये सभी तमाम जो कारण हुआ वो 25 जुलाई 1830 के हुआ, जिसके कारण जनता परेशान होकर एक क्रांति की, जिसे हम जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, जिसे हम जुलाई 1830 की कोची कहते हैं? क्रांति कहते हैं। देखिए, जितना हम बोले, जितना वर्णन के जुलाई 1830 के, ये जे हम लिखे एकरे से बोले हैं, हम कोई किताबी भाषा नहीं बोले गए हैं। जो आपको बताए हैं वही हम बोले हैं। एक बार और बोल देते हैं, आप लोग लिखिएगा। कहा कि जुलाई 1830 की क्रांति का वर्णन करें, तो आप लोग लिखिएगा कि लुई 18वां के बाद फ्रांस का राजा चार्ल्स दशम बना। चार्ल्स दशम एक निरंकुश राजा था और इसने प्रतिक्रियावादी पोलेगने को प्रधानमंत्री बनाया, जिसने लुई 18वां द्वारा जारी संवैधानिक घोषणा पत्र में कुछ सुधार करने का प्रयास किया तथा 4 आपत्तिजनक
कानून लाया जो जनता को गाला घोटने लायक था, जनता को कुछ था गाला घोटने लायक था, जिसके कारण जनता परेशान होकर एक क्रांति किया जिसे हम जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, जिसे हम जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, बस जिसे हम जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। बस इतना आपको लिख देना है, ठीक ना। तो आप लोग के यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक आप लोग के समझ में आ गया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आ गया था, आगे आओ बताते हैं। चलिए और आगे बताते हैं। अब देखिएगा आप लोग के यहाँ से क्वेश्चन एगो और पूछता है जो आपको कहता है कि जुलाई 1830 की क्रांति के कारणों और परिणामों का वर्णन करे, या उसी को प्रभाव बोलता है, ठीक ना, इफेक्ट प्रभाव। तो आपको से क्वेश्चन एगो पूछता है, देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा, कि जुलाई 1830 की क्रांति के कारण तथा परिणाम का वर्णन करे। क्या करे? वर्णन करे, मतलब लिखे, ठीक ना। क्या करे? लिखे। तो आप लोग सिंपल लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा कि जुलाई 1830 की क्रांति के कारण तथा परिणाम निम्नलिखित थे। लिखिएगा कि जुलाई 1830 के क्रांति के कारण तथा परिणाम निम्नलिखित थे, और कारण लिख के डैश दे दीजिएगा, ऐसे कारण लिख के डैश दे दीजिएगा, कारण, ठीक ना। कारण लिख के इसे डैश दे दीजिएगा। पहला लिखिएगा। देखिए कह रहे हैं कि जुलाई 1830 की क्रांति का आखिर क्या कारण था, कि जुलाई 1830 की क्रांति हुआ, ठीक ना। तो पहला आप लिखिएगा कि जुलाई 1830 की पहला जो कारण था वो था कि चार्ल्स दशम एक निरंकुश राजा था। चार्ल्स दशम कैसा राजा था? निरंकुश राजा था। निरंकुश राजा था तबे तो, निरंकुश मतलब कहे कि मतलब कोई काम नहीं करना चाहता था, कोई काम का विरोध करता था, यानी जो बोल दिया वही सही है, जिसके कारण जनता वहां परेशान आकर क्रांति किया था ना। तो पहला लिखिएगा कि जो चार्ल्स दशम था एक निरंकुश शासक था। कैसा था? निरंकुश शासक था। दूसरा इसमें लिखिएगा कारण में, दूसरा कारण लिखिएगा कि चार्ल्स दशम द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलेगने को प्रधानमंत्री नियुक्ति करना, यानी चार्ल्स दशम द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलेगने को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था। काची किया था? प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था। यानी कि आप लोग दूसरा कारण में लिखिएगा कि चार्ल्स दशम द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलेगने को प्रधानमंत्री नियुक्ति करना। क्या करना? प्रधानमंत्री नियुक्ति करना। तीसरा देखिएगा, तीसरा कारण में आप लोग लिखिएगा कि इसमें क्या किया था कि जो राजा वो जनता की बातों को दबाता था, यानी बताइए, जनता की बातों को दबाता था, कहे के सेंस है कि जनतंत्र की भावना को दबाने का प्रयास करता था। यानी जो चार्ल्स दशम जो था वो फ्रांस के जो जनता की जो बातों होता था उसको दबाने का क्या करता था? प्रयास करता था। क्या करता था? प्रयास करता था। तीसरा कि चार्ल्स दशम जनता की बातों को दबाने का प्रयास करता था। चौथा लिखिएगा कि उदारवादी द्वारा अभिजात वर्ग को, उदारवादी मतलब होता नहीं कि जो परिवर्तन लाना चाहता है, अभिजात वर्ग मतलब अमीर लोग, यानी उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्ग का बात नहीं मानना, या अभिजात वर्ग द्वारा उदारवादियों को सताया जाना। क्या करना? सताया जाना। क्योंकि अमीर लोग जो था वो गरीब लोग को सताता था ना, तो उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्ग को क्या करना? अभिजात वर्ग के द्वारा, या ऐसे लिखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अभिजात वर्ग द्वारा उदारवादी वर्ग का विरोध करना, ठीक ना। क्या करना? विरोध करना। ये कारण में है, ये कोची में है? कारण में है। अब उसी प्रकार से आपको परिणाम लिखे पड़ेगा, अब परिणाम में आपको लिखे पड़ेगा। परिणाम बताए, यहाँ तो लिखा ही नहीं कि जुलाई 1830 की क्रांति के कारण परिणाम नहीं लिखित। अब परिणाम लिखे डैश दीजिएगा नीचे। अब पहला परिणाम में लिखिएगा, पहला परिणाम में ये लिखना है कि जुलाई 1830 की क्रांति के बाद जो चार्ल्स दशम जो है ये क्या करता है? इंग्लैंड भाग जाता है।
क्या करता है, इंग्लैंड भाग जाता है। तो लिखिएगा कि बुर्बो वंश का क्या हुआ, अंत हुआ। बुर्बो वंश का क्या हो गया, अंत हो गया, क्योंकि इसके बाद अब बुर्बो वंश नहीं रहेगा। अब एगो अगला वंश आएगा जिसका नाम रहेगा आर्ले वंश रहेगा, ठीक ना। तब बुर्बो वंश का अंत हुआ। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि बुर्बो वंश के स्थान पर आर्ले वंश की स्थापना होना। आर्ले वंश की क्या होना, स्थापना होना। यानी दूसरा कारण में लिखिएगा कि आर्ले वंश का क्या हो गया था, स्थापना हुआ। आर्ले वंश का क्या हुआ, स्थापना हुआ। यानी पहला जो था कौन वंश, आर्ले वंश के स्थापना होना, ठीक ना। आर्ले वंश का क्या होगा ना, स्थापना होना। आर्ले वंश के स्थापना होना, आर्ले वंश के क्या होगा, स्थापना होना। तीसरा लिखिएगा कि मेटरनिक की जो चुनौतियां था, मेटरनिक की चुनौतियों को स्वीकार करना। मेटरनिक की चुनौतियों को क्या करना, स्वीकार करना। मेटरनिक की चुनौतियों को क्या करना, स्वीकार करना। या मेटरनिक की चुनौतियों का स्वीकार करना नहीं लिखिएगा तो परिणाम में ये भी लिख सकते हैं कि संवैधानिक घोषणा पत्र जो था उसमें कुछ सुधार हुआ। यानी इसके बाद चार्ल्स दशम के बाद फ्रांस में संवैधानिक घोषणा पत्र लागू हुआ। संवैधानिक घोषणा पत्र क्या हो गया, लागू हुआ। क्योंकि देखिए जो लुई 18वां जो संवैधानिक घोषणा पत्र लाया था वो 1848 तक चल रहा था, यानी 1814 में लाया था, 1848 तक चला था। तो कारण और परिणाम इतना ही लिख देना है, ठीक ना। कारण परिणाम इतना लिख दीजिएगा, आपको हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा कि वो फ्रांस का राजा बना जिसका नाम था कुछ लुई फिलिप, जिसका नाम था लुई फिलिप, यानी कि फिलिप लुई फिलिप। देखिएगा कि जब चार्ल्स दशम का जब जनता विरोध कर रहा था तो इस समय जो लुई फिलिप था वो जनता के पीछे पीछे चल रहा था। जनता के क्या कर रहा था, पीछे पीछे जनता को सपोर्ट कर रहा था। कह रहा था कि हाँ सही कर रहा है, मतलब कि चार्ल्स दशम को तू लोग मार रहा है, भगा रहा है, इंग्लैंड भाग गया, बहुत अच्छा हुआ, काम नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे बात होता ना है। तो कर रहा था कौन, फिलिप। लेकिन लुई फिलिप जो था ये आर्ले वंश से था। कौन वंश से था, आर्लेस वंश से था। ये आर्लेस वंश से था, आर्लेस वंश से था, आर्ले वंश से था। इसने फ्रांस की राजा जैसी बना, फ्रांस का राजा जैसी बना तो प्रतिक्रियावादी गीजों को प्रधानमंत्री बनाया। प्रतिक्रियावादी गीजों को क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। 1840 में इसने क्या किया कि प्रतिक्रियावादी गीजों के प्रधानमंत्री नियुक्ति किया, प्रतिवादी गीजों का प्रधानमंत्री नियुक्ति किया। इसने फिलिप ने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया। इसने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया, यानी सबको कहा कि एक साथ हम लेके चलेंगे, अमीर हो या गरीब हो सबको हम क्या करेंगे, एक साथ लेके चलेंगे। ये कौन बोला, ये लुई फिलिप बोला। कौन बोला, लुई फिलिप बोला। लेकिन समस्या ये हुआ ना कि इसके समय जो देखिएगा ये बोला कि सबको हम एक साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके समय में क्या हुआ ना कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके समय बेरोजगारी तथा भूखमरी जो था ना बहुत चरम सीमा तक पहुँच गया। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी तथा भूखमरी बढ़ गया, जिसके कारण बेरोजगारी भूखमरी बढ़ गया, जिसके कारण जनता भी क्या करता है, इसके समय भी विद्रोह करता है। लेकिन विद्रोह करने से पहले थोड़ा सा देखिएगा कि इसके समय क्या हुआ ना कि इसी के समय 1848 में देखिएगा कि 1848 में मेटरनी का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। यानी मेटरनी का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। मेटरनी का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। मेटरनी का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, ठीक ना। तो बेरोजगारी या भुखमरी इसको समय इतना बढ़ गया था, बहुत हद तक एकदम बढ़ के चल गया था, ठीक ना। क्योंकि इसे विदेशी नीति में कोई सफलता नहीं मिल रहा था। विदेशी नीति में कहे के मतलब है कि जैसे विदेश से आन के जैसे विदेश से आन के दूसरा देश में काम काज करता ना या फैक्ट्री खोलता है, इसे विदेशी नीति में कोई सफलता नहीं मिल रही थी विदेशी, जिसके कारण बेरोजगारी या भुखमरी बढ़ गया। जिसके कारण इसने क्या किया था कि 1848 में, भला कि इसने 1848 में पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एगो थियर्स नामक स्थान है, वहाँ पर बहुत बड़ा महाभोज का आयोजन किया था। क्या किया था, महाभोज का आयोजन किया था। जब महाभोज का आयोजन किया ना तो फ्रांस की जो जनता जो था ना, फ्रांस की जनता क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। कहा कि हमको रोजगार चाहिए, हमको एक दिन खाना नहीं चाहिए, हमको पर डे रोजगार चाहिए, हम खुद कमा के खुद खाएंगे। तो क्या किया, लुई फिलिप के समय जनता भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। यानी कि जुलाई 1848 को जनता क्या कर दिया, फिर एक बार विद्रोह किया, जिसे जुलाई 1848 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। क्योंकि अब देखिए जुलाई 1848 की जब क्रांति हुआ तो इसी समय वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी,
जो नेशनल असेंबली जो थी, नेशनल असेंबली नेशनल असेंबली ने घोषणा कर दिया कि 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले जितना भी व्यक्ति रहेंगे ना, सबको वोट देने का अधिकार दे दिया कि जिसको 21 वर्ष होगा उस सब वोट देगा, यहाँ अमीर गरीब कोई ना रहेगा, यानी सबको समान अधिकार दे दिया। इसी के साथ लुई फिलिप का क्या हो गया, अंत हो गया। इसी के साथ लुई फिलिप का क्या हो गया। और लुई फिलिप का जब अंत हुआ तो कुछ समय के लिए लुई फिलिप के बाद नेपोलियन थर्ड वहाँ के राजा बन गया। वहाँ के राजा कौन बना, नेपोलियन थर्ड बना। तो देखिएगा, आपको कहते हैं कि जुलाई 1848 की क्रांति का वर्णन करें, तो लिखिएगा कि जुलाई चार्ल्स दशम के बाद फ्रांस का राजा लुई फिलिप बना, जो एक आर्ले वंश से था। जो एक कोची था, आर्ले वंश से था। इसने प्रतिक्रियावादी गीजों को प्रधानमंत्री नियुक्ति किया। प्रतिक्रियावादी गीजों को क्या किया, प्रधानमंत्री नियुक्ति किया। अब फिर लुई फिलिप के द्वारा स्वर्णीय मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया गया। स्वर्णीय मध्यवर्गीय नीति का क्या किया गया, अवलंबन किया गया। लेकिन देखिएगा, तो नीति का अवलंबन किया गया, लेकिन लुई फिलिप को लिखिएगा कि लुई फिलिप को विदेशी नीति में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। विदेशी नीति में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिसके कारण बेरोजगारी तथा भुखमरी चरम सीमा तक पहुंच गया था। बेरोजगारी तथा भुखमरी चरम सीमा तक पहुंच गया था, जिसके कारण जनता ने परेशान होकर एक बार फिर क्रांति किया, जिसे हम जुलाई 1848 की क्रांति के नाम से जानते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, जुलाई 1848 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जैसी लुई फिलिप का अंत होगा, लुई फिलिप का, उसके बाद यहाँ क्या हो गया, जब संविधान लागू कर दिया कि 21 वर्ष से अधिक की उम्र का क्या हुआ, व्यक्ति क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, तो यहाँ पर फ्रांस का हो गया, स्वतंत्र हो गया। फ्रांस का हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब इसके बाद में अगला जो कहानी आता है, अब देखिए, जब फ्रांस यहाँ आज़ाद हो गया तो अब जो कहानी आएगा वो मेजनी आएगा, क्योंकि अब जो हमने एकीकरण करने का जो प्रयास करेंगे वो इटली का एकीकरण करने का प्रयास करेंगे। और इटली के एकीकरण करने में 3 गो आपको हीरो दिखाई देगा, एगो मेजनी दिखाई देगा, एगो गरिबाल्डी दिखाई देगा, एगो काउंट काउल दिखाई देगा। आज तीनों के बारे में हम लोग का पढ़ना है। और सबसे जो पहला प्रयास करता है वो मेजनी करता है। हालांकि मेजनी से भी पहले नेपोलियन बोनापार्ट प्रयास किया था, लेकिन मेन रूप से मेजनी प्रयास करता है, ठीक ना, मेजनी प्रयास करता है। तो देखिएगा, आप लोग कहानी के तौर पर थोड़ा सा समझिएगा, कहानी समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन जो है, मतलब कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वो सब हम करवा देंगे। जो पूछता है ओकरा ला टेंशन नहीं लेना है। ऐसे थोड़ा हम साथे साथे बतैले चलेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप लोग नहीं सब लिखित होंगे। तो अगर मान लीजिए कि कोई आप लोग के अगर दिक्कत होता है, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब हम क्या करेंगे, आप लोग के राय मानेंगे, उसके बाद में आपको के राय पर क्या करेंगे, आप जैसा बोलिएगा वैसा करेंगे। तो आप लोग कमेंट करने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। आप लोग जब कमेंट कीजिएगा तो हम लोग भी कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा हम लोग का, ठीक ना। तो देखिएगा, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम क्वेश्चन करा देंगे, उसको ला टेंशन ना लीजिएगा, ठीक ना। तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद।